जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। एक बार सभी दोस्त सेशन को शेयर करेंगे भाई फटाफट से। सभी दोस्तों को राम राम, सभी को वंदे मातरम, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। आज के अपने जीके जीएस की क्लास में आपका वेलकम करता हूं। 2025 में आपके आर्मी की कोई भी ट्रेड से आप पेपर देने जाओगे जब आपको जीके का सामना करना पड़ेगा। और सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कॉपी पेन साथ रखिए और सभी चीज़ों को आप लिखते चले। प्रत्येक बच्चे की मैं कॉपी को चेक करूंगा। ऑफलाइन वाले ध्यान से सुन लो और ऑनलाइन वाले आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दोगे। आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने लगाने जा रहा हूं। उससे पहले कहना चाहता हूं एक बार लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। और जो भी चैनल पे नए बनते सभी को निवेदन है हाथ जोड़ से सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आज का जो अपना पहला प्रश्न है वो क्या दिया गया, फटाफट से देखिए। कोई बातें अगर करना चाहता है तो मेरी क्लास से बाहर जा सकता है। कृपया करके शांति बना के बैठे रहो, चुप चपाले, नहीं तो हार्ड देख लेना फिर मारता बहुत हूं मैं। हाँ बता दूंगा वो तो कैसे मारता हूं। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई फटाफट से और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मेरे टेक्निकल ऐसे हैं, इनको कुछ नहीं पता क्या लगाना होता है क्या नहीं लगाना होता। डेली बोलता हूँ पीडीएफ का लिंक लगा दे करो, नहीं। उड़न छतरियों को फुर्सत ही नहीं है। टेक्निकल चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई टेक्निकल बंदा हो, कोई टाइपिस्ट बंदा हो ऑनलाइन में तो मेरे से संपर्क जरूर करना बेटा। टेक्निकल चाहिए कोई, ट्रांसफार्मर कौन चाहिए। हाँ देखिए प्रश्न में क्या देगा, बहुत ही शानदार प्रश्न। भारत के किस महापुरुष को राष्ट्रपिता के नाम से भी पुकारा गया है? वह कौन सा व्यक्ति है जिसे राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है? और राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम है सुभाष चंद्र बोस। फोन लिख ले, कॉपी नहीं है क्या? अरे तेरा दिमाग से टकरा है क्या? कान्ना पे गिरूंगा मैं, दया कर लो। कॉपी नहीं है क्या? शॉर्टकट हाँ लिखता चल, लिखना यहाँ। हाँ कुछ तू क्यों सारी चीज लिख। भारत के किस महापुरुष को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान देना दोस्तों, राष्ट्रपिता के नाम से जिसे पुकारा गया तो सभी को पता है, उसे ही महात्मा कहा जाता है, उसे ही बापू कहा जाता है, उसे ही अर्धनगन फकीर कहा जाता है। ध्यान देना, इस प्रश्न का जो राइट उत्तर बनेगा वह आपके ऑप्शन बी बनेगा, महात्मा गांधी। एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाता हूं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा? अच्छा प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटता है, ये अच्छा प्रश्न है। याद रखना 1915 में और 1893 में दक्षिण अफ्रीका ये जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। गुड मॉर्निंग सर जी, नमस्कार नमस्कार। मोहित शर्मा एनडीए बी उत्तर आएगा गुरुजी, बिल्कुल ठीक है भाई मोहित तेरी मोहित। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। देखिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। देखिए भारत ने किस वर्ष में पहली बार विश्व वर्ल्ड कप जीता था? आईसीसी T20 की बात नहीं करा, ये वनडे मैच की बात करा। वनडे सीरीज सबसे पहले भारत ने किस वर्ष जीती? इस बेंच को नीचे कर बेटा, ये भद्दा लग रहा है। और तो पैर ना हिला, रुक जाए एक बार, शांतिपूर्वक बैठो, नहीं हार्ड मसाला मांग रही था सवेरे सवेरे। भारत ने किस वर्ष में पहली बार विश्व कप जीता था? ऑप्शन में दिया गया 1980 में, 1979 और 1983 में और 2011। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका उत्तर बन जाएगा 1983। और भारत ने दूसरी बार कब जीता था भाई साहब, ये बताएगा कार्तिक। भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे मैच दूसरी बार कब जीता? बिल्कुल 2011 में। अगर यहां प्रश्न आ जाए भारत ने आईसीसी T20 पहली बार कब जीता था, तो याद रखोगे 2007 और दूसरा जीता था 2024 में। तो T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप कितनी बार जीते हैं? 2 बार। और आईसीसी वनडे मैच भी भारत ने कितनी बार जीते हैं? 2 बार। फिर शुरू हो गया यार दादा, यार लिख ले, कॉपी का तेरी। हाँ तो प्रश्न संख्या दूसरे का जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा? 1983।
लिखते चलेंगे भैया सभी बच्चे। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिएगा, नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। किस नदी पर भाखड़ा न्यांगल बांध बना हुआ है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भाखड़ा न्यांगल बांध अलग अलग बांध है दोस्तों, ध्यान देना। अकेला भाखड़ा बांध पूछे तो बताना हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगर न्यांगल बांध की बात करें तो ये पंजाब में है। और अगर इन दोनों की बात कर ले, इन दोनों को देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहा जाता है। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है बांध से अनेकों लाभ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे पेयजल करवाना, विद्युत और साथ में आपके सिंचाई दृष्टि। तो ये सबसे बड़ा बांध है हमारे देश का, जिसे भाखड़ा बांध कहा जाता है, जो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में है। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका यहां उत्तर बन जाएगा डी उत्तर। अब प्रश्न आता है सतलुज किसकी सहायक नदी है? यह एक सहायक नदी है, और किस नदी की सहायक नदी ये बताना है। सतलुज कौन सी नदी की सहायक नदी है, ये आपको इसका सही उत्तर बताना है फटाफट से। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और रिजाई में पढ़े पढ़े क्लास का आनंद भी लेंगे। जय श्री राम। हाँ, योगा करती हुई गुड़िया ले जा यार। इधर देखिए किस नदी पर भाखड़ा बांध बना हुआ है, तो आपको पता होगा सतलुज। और सतलुज किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ध्यान देना, आपके सिंधु की। छोटा मोनू का है, उठे यार कोई यार। और एक वो दूसरा मुस्टंडा यूपी वाला। ताजमहल किस शासक के द्वारा बनाया गया? ताजमहल किस शासक के द्वारा बनाया गया? ताजमहल का जो निर्माण है वो 1631 से लेकर आपके 1651 तक इसका निर्माण चलता है। ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे करवाया गया। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे करवाया गया। ताजमहल का वास्तुकार पूछेगा, वास्तुकार कौन था? वास्तुकार था आपके उस्ताद लाहौरी। उस्ताद लाहौरी, उस्ताद लाहौरी इसका वास्तुकार था। ताजमहल जो बनवाया गया वो मुमताज की याद में आपके मुगल शासक, जिसे वास्तुकला का संस्थापक कहा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? शाहजहां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाहजहां। शाहजहां किसका पुत्र है? तो ध्यान देना बेटा, ये आपके जहांगीर का पुत्र है। अगर प्रश्न आ जाए शाहजहां किसका पौत्र है, पौत्र का मतलब पोता, तो याद रखना अकबर का क्या है? ये पोता है। इसकी पत्नी का नाम क्या था? तो सभी बच्चे बताएंगे शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज। और उसकी याद में आगरा के अंदर क्या बनवा दिया जाता है? ताजमहल, जो किस नदी के किनारे? आपके यमुना नदी के किनारे। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद लाहौरी। आपको उस्ताद अहमद लाहौरी इसका नाम आता है। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछ लूं हमारे देश में टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है, हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या, उद्यानों की संख्या, वो मोनू बताएगा, मोनू कड़वासरा। अगर नहीं लिखे तो बेटा आप डडा मारूंगा। देखिए तो सवेरे पहली थाना चीखा सुनाऊंगा मोनिए की 556। आप बिहारने को नहीं बेटा, ये बोरबा भी 563 है। कौन लिखा ने? कौन है? यो तेरो है मेरो है? अच्छा ये वही है के? ये तेरा गाड़ी आ रहे बेटा, लिख ले सुरेंद्र जी। ये मोनिया घर फोन कर दो ना, तो लिख है। बता इसका उत्तर।
अभी क्या बोलता है, कोई चीज पूछो आवे गुरुजी 24 है, अरे कनपट्टी पे दूंगा 106 है ये, पहले 104 थे, फिर 2021 में असम के अंदर 2 और जोड़ दिए, ये टोटल 106 है। सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस नेशनल पार्क है। वर्तमान में इसकी लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, वर्तमान में ये लद्दाख में, पहले ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य में था। हेमिस नेशनल पार्क का एरिया लिख लेना, 4400 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, वर्ग किमी बोलो या KM स्क्वायर बोलो। अगर सबसे छोटे नेशनल पार्क की बात करें ना, छोटा, तो याद रखना साउथ बटन, साउथ बेटन आपको ध्यान देना है, जो 0.03 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, और ये पड़ता है आपके पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। अब ये लिख लो दोनों। नेशनल पार्क सर्वाधिक कौन से राज्य में है? MP। ये आपको ध्यान देना, नेशनल पार्क नहीं है एकमात्र राज्य जहां पर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है बेटा, याद रखना। पंजाब में, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, जबकि पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। एक ये पर्सन नया बन गया। नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 13 है। अगर पेपर में आएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे देश का पहला नेशनल पार्क था उत्तराखंड के अंदर। और एक सिंह के गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? तो याद रखना आपके, हाँ, काजीरंगा, जो असम के अंदर पड़ता है। अगले प्रश्न को देखिए, फोन के लिए तो कालजो आत्मा जे, बस पढ़ाई का नाम ले देने यांग भितरला कीड़ा जमा मर जे। देखिए, भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? भारत का जो जिब्राल्टर है वो किसे कहा गया है लाडले? ऑप्शन में ग्वालियर के दुर्ग को, दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, या इनमें से कोई नहीं। भारत का जो जिब्राल्टर है, हालांकि याद रखना जिब्राल्टर एक जल संधि है, एक जल संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में पड़ती है। कई बार प्रश्न आता है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो क्या बोलोगे? जिब्राल्टर जल संधि। राजकुमार खड़ा हो जाओ वहां से, इधर आगे वाले बैच पे आ जाए। और ये प्रश्न मैंने बोला कि जिब्राल्टर जल संधि किनके बीच है, तो लिखने का ना, यूरोप का अगर देश पूछे तो याद रखना स्पेन देश के बीच में, अफ्रीका का देश बोले तो मोरक्को, याद रखना मोरक्को। तो मोरक्को और स्पेन को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। और भारत का जो जिब्राल्टर कहा गया है वो ग्वालियर दुर्ग को कहा जाता है। और ग्वालियर भारत के कौन से राज्य में? ये प्रश्न आ जाए तो ग्वालियर याद रखना मध्य प्रदेश में। और ग्वालियर में तानसेन का क्या बना हुआ है? मकबरा। तो कई बार प्रश्न आता है तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। और जो ग्वालियर है वो चंबल नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। देखो, एक प्रश्न जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर दुर्ग, दूसरा प्रश्न ग्वालियर किस नदी के किनारे, तीसरा प्रश्न ग्वालियर कौन से राज्य में? आपके मध्य प्रदेश में, चौथा प्रश्न ग्वालियर में किसका मकबरा है? तो आप क्या बोलोगे? आपके तानसेन का। पूरे 5 प्रश्न है। अब देखूंगा कॉपी जी, तो बेटा लिख ले। पेन कौन? तो पेन लिया, भाज गए, खड़े हो भाज के लिया पेन, बटो बटे उसो आगे बैठी हो, कोई तेरा सासरा को नहीं हो। हाँ, लिख ले हारमोनिया। ये भी को मैं लिखूं तो सारी चीज क्यों को लिखे तू? मैं तो मेरे को नहीं के हूं, मानो थे कहो। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज दिए गए ऑप्शन में किस व्यक्ति ने की है? इलेक्ट्रॉन की। देखो, एक इलेक्ट्रॉन शब्द मिलेगा आपको, एक प्रोटॉन शब्द मिलेगा, प्रोटॉन, और एक आपको न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की खोज करता आपको बताने। हाँ भाई बादल, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। और आपके न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की खोज पूछे तो जे थॉमसन। लेकिन याद रखना, भारत में या आपके जो विश्व में सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत जो किसने दिया था? तो याद रखना आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन।
भारत का आइंस्टाइन बोलते हैं नागार्जुन को। और पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पाई की खोज और प्लस में दशमलव की खोज, प्लस में आपके शून्य की खोज और आर्यभट्टम नामक जो किताब है वो भी किसने लिखी है? आर्यभट्ट। और भारत का प्रथम उपग्रह का नाम भी क्या रखा गया है? आर्यभट्ट रखा गया। और जे थॉमसन के द्वारा किसकी खोज की गई है? इलेक्ट्रॉन की, जो परमाणु के नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। और जो कौन से फॉर्म में होता है? ऋणात्मक, यानी कि प्लस में थोड़ी होता है। धनात्मक में तो आपके न्यूट्रॉन मिलता होगा, प्रोटॉन का कोई वो नहीं होता होगा। हाँ ठीक है, धन्यवाद आपका। ये बादल नाम का लड़का होशियार है। गुरुजी बादल को आज एक वस्तु चीज देंगे, आज एक बढ़िया सी चीज दूंगा तुझे, घबरा मत। क्या दे दो? चून? तू मांगनी हो थोड़ी, तन चून दूंगा। खड़ा है? अच्छा यार, ऊपर आटा थोड़ा पड़ा, ले जा। और चून अपने पैसों का ले जाते हैं, चक्की वाले से लेके जाइए 10 रुपए खरीद के, वही होता है दान करना। ये थोड़ी उरु लेके और दान करके। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। जंगल बुक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है और उस व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? याद रखना, रुडयार्ड किपलिंग। और इस रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार याद रखना 1907 में। और एक छोटा सा प्रश्न है, लॉर्ड मेकाले ने 1834 में भारत में एक अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी। अंग्रेजी शिक्षा की प्रणाली लागू करने वाला व्यक्ति पूछे तो याद रखना प्रणाली, तो आप क्या बोलोगे? लॉर्ड मेकाले। भारत में मातृभाषा शिक्षा जो दी थी, जिसे बुनियादी शिक्षा बोलते हैं, वो महात्मा गांधी। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया? मांजुली एक नदी द्वीप है। ये कोई नदी बह रही है। अब ये नदी है, ये नदी के अंदर पानी है बेटा, ये पानी है, पानी ब्लू है पानी। ऐसे कोई मिट्टी का भाग है, उस मिट्टी को भाग को काट नहीं पाई, लेकिन पानी इसके चारों दिशा में चलने लग गया। इस प्रकार इसके चारों दिशा में पानी आ गया, फिर ये आगे चल के नदी बन गई। तो ऐसे चलते चलते नदी के बीच में क्या बन गया? एक द्वीप बन गया। अब ऐसा कोई मिट्टी का भूभाग जिसके चारों दिशा में आपको जल मिले, उसे द्वीप कहा जाता है। फिर आगे चलते चलते फिर इसके सामने एक द्वीप और आ गया, उस द्वीप को भी नहीं काट पाई, ये आगे चल पड़ी। ये आपको ध्यान देना है। इस नदी को क्या बोलते हैं? आपके ब्रह्मपुत्र नदी। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। और आपसे पूछ लेगा विश्व का या भारत का या विश्व का सबसे बड़ा या सबसे छोटा जो नदी द्वीप है ना, तो याद रखना, एक तो बड़ा पूछेगा आपसे, तो बड़ा याद रखना मांजुली नदी द्वीप। और एक पूछेगा छोटा नदी द्वीप, तो याद रखना आपके उमानंदा। ये आपके मांजुली है। ये दोनों नदी द्वीप कौन सी नदी पे बने हुए हैं? आपके ब्रह्मपुत्र। लेकिन भारत के कौन से राज्य में बने हुए? ये अच्छा प्रश्न है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बोले, अगर प्रश्न आ जाए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब आपको कुछ भी नहीं सोचना, ग्रीनलैंड करना है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप आ जाए तब क्या करना है? मांजुली। और दुनिया का छोटा नदी द्वीप आ जाए तो क्या करना है? उमानंदा। और ये दोनों आपके असम राज्य में पड़ते हैं, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी पुकारते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के कई सारे नाम हैं। ये मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, तब इसे सांगपो के नाम से बोलते। जैसे अरुणाचल प्रदेश के दिहांग नामक दर्रे से प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश के इन्हें दिहांग नदी बोलते हैं। और ये दिहांग नदी जब ब्रह्मपुत्र में आपके असम के अंदर प्रवेश करते तब इसे ब्रह्मपुत्र बोलते। असम से ये जब बांग्लादेश में जाते तब इसे जमुना नदी कहा जाता है। वही प्राचीन समय यमुना को जमुना कहते थे, याद रखना। यमुना, गंगा, जमुना, सरस्वती, एक गाना भी चला हुआ, ठीक है ना। और जब जमुना नदी बांग्लादेश से पद्मा नदी में मिलती है तब इसका नाम मेघना होता है, और अंत में खूब बड़ा ये डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। मैं दिखाऊंगा उस पूरे, ये मेरे कने। भारत के कौन से राज्यों को
मंदिरों की पूर्ण भूमि कहा जाता है। मंदिरों की पूर्ण भूमि, बिल्कुल मंदिरों की पूर्ण भूमि तमिलनाडु का एक शहर याद रखना, मदुरै। बिल्कुल, इस मदुरै शहर के अंदर पूछ लेगा कौन सा मंदिर बना हुआ है, तो याद रखना आपके मीनाक्षी, मीनाक्षी मंदिर। और ये मदुरै शहर किस नदी के किनारे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना वेगाई नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? वेगाई नदी के किनारे। 3 प्रश्न शानदार बता दिया आपको। जादुई घोड़ा, हाँ वो तो ब्लैक पैगोडा आपके उड़ीसा है, ठीक है ना। और ब्लैक पैगोडा आपके जो पैगोडा कहा जाता है वो म्यांमार को भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में देखेंगे सभी बच्चे क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? याद रखना कभी भी मुख्यमंत्री का और आपके प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। कई बार प्रश्न आता है सर इनका क्या चुनाव होता है? नहीं, इन्हें विधानसभा का, विधानसभा के बहुमत दल का नेता होने के नाते इन्हें नियुक्त किया जाता है और नियुक्ति करता है उस राज्य का राज्यपाल। अगर मुख्यमंत्री आपको नियुक्त होना है तो याद रखना एज होनी चाहिए आपके 25 वर्ष। मुख्यमंत्री कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए? कार्यकाल तो याद रखना 5 वर्ष का। और मुख्यमंत्री का कोई वेतन डिसाइड नहीं है। अगर कोई राज्य लोक कल्याणी, उसका लोक कल्याण उसकी अच्छी व्यवस्था तो उसकी मुख्यमंत्री सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। सभी राज्यों की सेम नहीं, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा जो मुख्यमंत्री की सैलरी है वो तेलंगाना राज्य की, याद रखना। मुख्यमंत्री कभी भी अपने पद से इस्तीफा देगा यानी कि त्याग पत्र, तो त्याग पत्र किसे देगा लाडले? याद रखना राज्यपाल को। और इसे पद की शपथ भी कौन दिलाएगा? पद की शपथ भी दिलाएगा राज्यपाल। नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल। मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अब एक छोटा सा प्रश्न बताइए, जो मुख्यमंत्री है इस मुख्यमंत्री के पद पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सर्वाधिक कार्यकाल किया है? सर्वाधिक कार्यकाल, तो 2 नाम मिलेंगे आपको। एक नाम मिलेगा ज्योति बसु, क्या नाम मिलेगा? ज्योति बसु। और एक नाम मिलेगा पवन सिंह चामलिंग, पवन सिंह चामलिंग। अब सुनना, सिक्किम का ये व्यक्ति, इसने लगातार 25 वर्ष तक सीएम के पद पे रहा है। यह लगातार लगभग 20 वर्ष तक रहा है। तो आपसे प्रश्न आ सकता है भारत का ऐसा कोई व्यक्ति जिसने मुख्यमंत्री के पद पे सर्वाधिक कार्यकाल किया है, तो उसका नाम क्या है? पवन सिंह चामली बताना है। ये कोई चमेली नहीं है, चामलिंग है। और कार्यकाल इससे पहले कौन था आपके? ज्योति बसु। 2020 से पहले की घटना पूछे तब आपको ज्योति बसु बताना है। उसके बाद आज वर्तमान में कौन है? पवन सिंह चामलिंग। लिखा है क्या? ये दिखा, खड़ा चामलिंग दिखा मैंने, लिख रहा है। अरे घोड़ा यार, अरे 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 मैं जीते एक में उरे गु काट दूं तेरो काटिए ऊपर के, बार बार आए जाओ। अरे वो चामलांग, दिक्कत तो भेंट दूंगा मैं, देनी गलत खोनी, ठीक है नींद उड़े। बस करो ये आओ ने तो बंद करो थारली ने। हाँ हाँ, कैसा लगा आपको ये मुक्का खा के? बट पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं हो। हाँ राकेश, वो सबका भाई है, गंदगी मिटाता है वो, और तुम गंदगी करते हो। कौन सा खिलाड़ी फ्लाइंग सिख के नाम से पुकारा जाता है? कौन से खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? एक आपको शब्द मिलेगा लिटिल, लिटिल मास्टर। एक मिलेगा मास्टर ब्लास्टर। ठीक है ना। ये दोनों आपको प्लेयर बताइए।
एक आपको शब्द मिलेगा दादा। ये तीनों आपको बताइए कौन से प्लेयर के उपनाम है। लिटिल मास्टर जो कहा जाता है ये सुनील गावस्कर को कहा जाता है, सुनील गावस्कर। और मास्टर ब्लास्टर सभी को पता है सचिन तेंदुलकर को। लेकिन दादा की अगर बात की जाए तो सौरभ गांगुली। हाँ मौसम में मैं दूंगा था ना, रुक जाओ एक बार। तो मिल्खा सिंह की अगर बात की जाए तो इसे फ्लाइंग सिख कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। और मिल्खा सिंह कौन से खेल से जुड़ा है, जीतू बताएगा खाली। जीतू ये किस, बिल्कुल ये यानी कि एथलेटिक धावक था ये। और कितने मीटर का ये इसका चाव चढ़ता था, 400 मीटर का, ये आपको ध्यान देना। पाकिस्तान के अंदर इसने हाँ खलबली मचाई है और एशिया के अंदर खूब सारे पदक जीते। ओलंपिक में इतना नंबर नहीं पड़ा इसका। अगले प्रश्न में देखिए, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। भूदान आंदोलन की शुरुआत किस व्यक्ति के द्वारा। यह महाराष्ट्र में एक जनजातीय आंदोलन है भूदान आंदोलन, और उस व्यक्ति ने शुरू किया है जिसने एक रेमन मैग्सेस एक पुरस्कार प्राप्त किया है, मैग्सेस पुरस्कार। और ये मैग्सेस पुरस्कार कौन से देश के द्वारा दिया जाता है, आपके फिलीपींस के द्वारा, फिलीपींस। तो भारत में सबसे पहले रेमन मैग्सेस पुरस्कार लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो विनोबा भावे, ये आपको ध्यान देना है। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, इनको आपको कभी काम में नहीं लेना। अभी एक बार आगे प्रश्न आ जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, छोटे मुन्ने भाई, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब ये नदियों के शोक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको एक शब्द मिलेगा, इजिप्ट का शोक किसे कहा जाता है, इजिप्ट। इजिप्ट का ही नाम क्या है, आपके मिस्र है। और इजिप्ट का जो शोक है, जो वहां पे तबाही मचाएगी, बाढ़ लेके आएगी, उसको बोलते हैं आपके नील नदी। काहिरा अलग चीज है, उसकी कैपिटल है। आगे ध्यान देना, एक मिलेगा उड़ीसा का शोक। उड़ीसा का शोक किसे बोलते, उड़ीसा का शोक दो नदी को कहा जाता है। एक नदी मिलेगी आपको ब्राह्मणी नदी, और एक नदी मिलेगी आपको महानदी। लेकिन आप ओनली फॉर महानदी ही याद रखना। एक आपको मिलेगा, आपके दिल्ली का शोक किसे कहा जाता है, दिल्ली का शोक किसे कहा जाता है, जिसके किनारे आपके प्रयागराज वगैरह सुने होंगे आपने। तो याद रखना यमुना। तो यमुना, गंगा और आपके सरस्वती और यमुना के किनारे बसा एक स्थल है। एक आपको नाम मिलेगा, बिहार का शोक किसको बोलते हैं, बिहार का शोक। तो यही तो प्रश्न पूछा है। तो बिहार का शोक कहा जाता है आपके बेटा कोसी को कहा जाता है। एक और याद रखना, चीन का शोक किसे बोलते हैं, चीन, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हांगो नदी, हांगो नदी। याद है तो मत लिखा करो। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका उत्तर बन जाएगा कोसी। कोसी याद रखना, नेपाल के अंदर 7 धाराओं की एक धारा बनती है, जिसे नेपाल तिब्बत के अंदर इसे क्या बोलते हैं, आपके अरुण नदी कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। अरुण नदी इसका शुरुआत में नाम है, लेकिन भारत में एक कोसी है जो गंगा की एक सहायक नदी है, लाडले। अगले प्रश्न में देखेंगे सभी बच्चे क्या दिखे, विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत बताइए। विटामिन सी आपको शरीर के अंदर डालना है तो किस चीज का सेवन करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, विटामिन सी से होने वाले रोग पूछ लेता है, इनकी कमी हो जाए तो रोग का नाम बताइए। एक बहुत ज्यादा फेमस है स्कर्बी रोग, स्कर्बी देखा होगा, दांतों से खून आता है मसूड़ों से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी आपको लेना है तो बॉडी में सबसे पहले ज्यादा ठूस लो आंवला। आंवला ना मिले तो खट्टे फलों में जैसे नींबू हो गया, संतरे, मौसमी हो गया आपके। अब कुछ भी होता तो होता है, वो याद रख ले। विटामिन सी अगर आप गर्म कोई पदार्थ या कोई चीज में डालोगे तो ये नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि विटामिन सी गर्म करने पे ये खत्म हो जाते हैं, इनके सेल्स मर जाते हैं। इसलिए तो इन्हें ठंडा ठंडा लेना चाहिए, ताता ताता नहीं, ठंडा ठंडा। अरे यो कौन, यो लेगो, यो मैं कुछ सवेरे सवेरे भूडो लेगो,
यो डीजे पर नाचनो पहले उरे मैं नागी नाच करा के छोड़ू इन्हें। बोला तेरी जोर लुलु लुलु जोर को थार लो रहे। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी, क्या दिए गए? भारत की पहली भारतीय फिल्म का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भारत की बनाई गई पहली फिल्म का नाम बताइए। यश चोपड़ा, दादा साहेब फाल्के, बी आर चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्न आएगा भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, तो याद रखना राजा हरीश चंद्र, और ये बनी थी 1913 में। इसे भारत की पहली मूक बोल दो या ना बोलने वाली साइलेंट मूवी। और भारत की पहली यानी कि पहली बोलती फिल्म का जो नाम है वो याद रखना आलम आरा। और ये फिल्म बनी थी आपके 1931 में। और भारत की रंगीन फिल्म का जो नाम है वो याद रखना किशन कन्हैया आपको ध्यान देनी है, जो 1990 में बनाई गई। और इस फिल्म का निर्माता है दादा साहेब फाल्के। और दादा साहेब फाल्के नामक एक सम्मान भी है। एक सम्मान मतलब एक प्राइज, एक आपको अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड की शुरुआत 1969 में की थी किसने? भारत। और ये पुरस्कार याद रखना सबसे पहले देविका रानी को मिला। इस पुरस्कार में कोई भी धनराशि नहीं मिलती, बस एक अवार्ड दिया जाता है और लोग इसको पैसे देके खरीदते हैं। 11 लाख रुपए ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिया जाता है लाडले। भारत की पहली भारतीय फिल्म का नाम दादा साहेब फाल्के है। ये पेपर में ये ठोक गया तो पर्सन ढंगू लिख। रुक जा यार, क्या टाइम तो मेरे गन्ने को है दुगे, तन मौसमी को है और तन पपीते को है। बढ़िया है, याद को नहीं है 100%। हो गया है तुझको प्यार सजना, अब लाख कर लो इंतजार सजना, क्योंकि वो तो और किसी की चली गई। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। नेक्स्ट प्रश्न, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ये अच्छा प्रश्न है। युद्ध के बारे में 4-5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक युद्ध मिलेगा वांडीवास का युद्ध। एक मिलेगा आपको तालीकोट का युद्ध। एक युद्ध मिलेगा आपको चौसा का युद्ध। एक युद्ध मिलेगा आपको खानवा का युद्ध। और एक युद्ध और याद रखिए आपके, जिसका नाम है तराइन की दूसरी लड़ाई, सेकंड लड़ाई। ये चारों पांचों युद्ध बताने किस वर्ष हुआ था? ये दोनों दक्षिणी भारत के साम्राज्य के युद्ध है। बांडीबास, तालीकोट, चौसा, खानवा और तराइन, ये सारे युद्ध आपको कॉपी में लिखने और सभी का भी नोट चेक करूंगा। हाँ बिल्कुल, चौसा के युद्ध आपके 1539 में आपको ध्यान देना है। वहीं पे आपके खानवा का युद्ध हुआ था 1527 के अंदर। और तराइन का पहला युद्ध 1191, जबकि 92 में इसका दूसरा युद्ध। और बांडीबास का युद्ध 1760 के अंदर। और तालीकोट का युद्ध आपके 1565 के अंदर ये युद्ध हुआ था। यहां दिया गया प्लासी का युद्ध, जिसके अंदर भारत के अंदर अंग्रेजों ने अपना गवर्नर बिठा दिया जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला डर के मारे युद्ध क्षेत्र छोड़ के भाग गया। और ये प्लासी नामक जो जगह पड़ती है पश्चिम बंगाल, आपको ध्यान देना है। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका उत्तर बन जाएगा 1757। अब सभी बच्चों की कॉपी में देखूंगा, अगर ये सारे युद्ध लिख रखे तो वाह वाह है, नहीं तो ठाठा है। आज तो जितू लिख दिया। तू भी कॉपी पेन रख लिया कर, थोड़ा सा चला लेगा, याद ते रखी है। पहाड़ियों से देख कतरा हो रही है।
तू काम को छोड़, तू क्या में लिखो तन तो जूस देंगा सूबेदार जी, मैं 2 मौसम में को रगड़ दियो जूस। बड़ा न जूस की बड़ी परवाह है। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ठीक है ना, पानीपत का एक शब्द देता हूं आपको, एक शब्द है शेर शाह सूरी और दूसरी साइड एक व्यक्ति है हुमायूं। इनके बीच कौन कौन सी लड़ाई हुई थी ये बताइए। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध के नाम बताने आपको, कौन से युद्ध हुए थे। कॉपी में देखूंगा सभी बच्चों का। पानीपत का प्रथम युद्ध आपके 21 अप्रैल 1526 में युद्ध होता है, जिसके कारण दिल्ली साम्राज्य का लोधी वंश का अंत कर दिया जाता है, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा जाता है। बिल्कुल, बाबर और इब्राहिम लोधी के ये बीच युद्ध होता है, जिसमें बाबर तो विजयी और मृत्यु किसकी हो जाती है, आपके इब्राहिम लोधी। और ये युद्ध हरियाणा के पानीपत नामक जगह पे ये युद्ध लड़ा गया था। हाँ, भारत में उत्तर भारतीय क्षेत्र में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था आपके इस बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई। देखो बिल्कुल इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, एक का नाम है आपके चौसा का युद्ध और एक का नाम है बिलग्राम। इस बिलग्राम के युद्ध को ही कहा जाता है आपको कन्नौज का युद्ध। कन्नौज, तो कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध 1540 में और चौसा का युद्ध 1539 में। इन दोनों युद्ध में याद रखना शेरशाह सूरी विजय होता है और हार किसकी होती है, हुमायूं की। और इस युद्ध के बाद में मुगल साम्राज्य का कुछ सालों के लिए पतन हो जाता है और सूर्यवंश की नींव कौन रखता है, शेरशाह सूरी, जिसने भारत में रुपए का प्रचलन किया। और भारत में जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माता कौन है, शेरशाह सूरी। बताते हैं ये शिकारी बहुत तकड़ा था, जंगल में एक तलवार से इसने शेर की गर्दन काट दी। तब इसे सभी बच्चे या सभी इसको चाचा लोग, इसके परिवार शेर खां बोलने लगे, शेर खां। इसका पहले नाम था फरीद खां। तो शेरशाह सूरी का वास्तविक या बचपन का नाम याद रखना आपको, फरीद खां। क्या है, पागल है नहीं, बस गलिया में कुत्ता को नहीं बैठनी घुर घुर कर हाथी देखे घुरघुरी करेगा मंग देखे को नहीं, यो एड बडो के समान आ गयो। यो शांत है, जो आदमी शांत है ना वो अंदर से स्ट्रांग बहुत है। कुतड़ा ही को नहीं भाई, ये दोनों छोरा चुप बैठे आते रे कौन सा चुप है, और तेरे रे कौन सा चुप है, और तू रे तू जीते मर जाओ मेरा तुम। हाँ ला पहली हो गए छान के आयोग हो। अगले प्रश्न को देखिए, कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको अब 3 शहर पूछूंगा और फिल्टर पाड़ शहर के नाम है। एक का नाम है राजमुंदरी। राजमुंदरी नामक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक शहर मैंने आपसे पूछ लिया कि जमशेदपुर, तो जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे। और एक शहर का नाम दे दिया मैंने यहां पर आपको कि कोटा शहर किस नदी के किनारे है। ये 3 शहर बताइए। राजस्थान किसको शिक्षा नगरी बोलते हैं, राजस्थान का तकनीकी शहर कहा जाता है। राजमुंदरी के अंदर राष्ट्रीय तंबाकू शोध केंद्र है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये झारखंड के अंदर पड़ता है, ये राजस्थान के अंदर पड़ता है, ये चंबल नदी के किनारे, ये आपके स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ये आपके नासिक नदी आपके गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी, तो राजमुंदरी शहर गोदावरी नदी के किनारे है, पूर्वी तट आंध्र प्रदेश में, जहां पे तंबाकू शोध केंद्र बना हुआ है राजमुंदरी। और ध्यान देना, कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। इस कानपुर को भारत में चीनी का या शक्कर का कटोरा कहा जाता है। कानपुर ध्यान देना,
जो गंगा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कानपुर शहर, याद रखना। और गंगा नदी के किनारे क्या पटना शहर बसा हुआ है? बिल्कुल सर। हरिद्वार ऋषिकेश किसके किनारे है? गंगा नदी के ही किनारे है। अगले प्रश्न को सभी विद्यार्थी देखेंगे, छोटे मोटे भाई जरूर देखेंगे। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या के साथ साथ सभी बच्चे इनके नाम लिखेंगे क्रम से, कि क्रम से बताना है सूर्य के अनुसार कि सबसे पहले कौन है, फिर दूसरा कौन है, फिर तीसरा कौन है, फिर चौथा कौन है, फिर पांचवा, फिर छठे, फिर सातवें, फिर आठवें। एक बार सभी की कॉपी में चेक करता चलूंगा भाई साहब। टोटल ग्रहों की संख्या आपको पता है, इनके नाम और बताइए सूर्य की दूरी के अनुसार। सूर्य की दूरी के अनुसार नाम लिख दे एक लाइन में खटाखट। लिख रहा है? क्या कर रहा है? लिखेड़ा कौन दिखा? तो नाम और नाम लिख। लिखू कोनी, चाल कोनी। लिख ले दादा, मैं मारूंगा फिर प्रशांत आगे, फिर क्या को मेरा मारी। हाँ, सूर्य की दूरी से बढ़ते हुए ग्रहों के नाम बताने आपको। लिख ले दो घोड़ा। यो कौन मान है? मैं पागल हो गया यार। गुरुजी कोई काम का कौन है टापर? लिख। जगह 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 ये के या जगह कौन? या जगह कौन के? जगह देखू, जगह तेला नानेड़ा देखेंगे तने है। तेरी जगह है ही कौन? जब में तुम फेंक दियो। तारे के बताऊं, जब प्रसाद को जन्म हुए ने, जब दाई को जन्म करो, दाई बोली टाबरी कोनी। दाई बोली टाबरी कोनी। बोली ऐड बड़ो पेट हो रही हो, टाबर खड़ा है। बोले भितली कोई सोचन आ गई होगी। भाई साहब ये प्रशांति है, दाई के दस्ताना में नाड़ सी काटी, मैं उरा हूं, दस्ताना मर गयो यो, सामान ऐड हो, टाबर की किरली हो, तो भगा दियो ने। ये नानेरा चक्यो, बोले मैं पड़ा गए ने। जब तेरे नाना छाती लगाया तूने बेटा, तो क्यों कोई सामान ही कौन? याद रखना आपके बुध, शुक्र और आपके पृथ्वी और फिर आपके मंगल और बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण और फिर लास्ट में अंजलि। अंजलि कोनी, 8 ये पहले आपके एक प्लूटो और होता था, उसको हटा दिया, अब ये 8 ही है टोटल। 2006 में हटाया था उसको, 24 अगस्त 2006 को। त्योहार बैसाखी किस धर्म से जुड़ा हुआ है? त्योहार बैसाखी का संबंध जो हम 13 और 14 अप्रैल को गेहूं की कटाई के समय इस दिन को बनाते हैं। और इसी दिन याद रखना, अमृतसर पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटती है जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, बैसाखी के दिन। यह सिख धर्म का त्योहार है। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको डी उत्तर याद रखना है। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या दिए गए? इंफाल किस हाँ क्यों क्यों इंफाल किस राज्य की राजधानी है? राज्य राजधानी, राज्य राजधानी पता होना चाहिए। जीतू बेटा, गुजरात की राजधानी का नाम क्या है? क्या है? कलकत्ता। कलकत्ता है। गांधीनगर है। इंफाल याद रखना मणिपुर की, असम की राजधानी को बोलते हैं दिसपुर, और मिजोरम की राजधानी का नाम क्या है? आईजोल, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी को ईटानगर। ये भारत के 7 बहनों वाले राज्य ना, जैसे आपके त्रिपुरा की अगरतला, और आपके जो मेघालय की आपके शिलोंग याद रखनी है, नागालैंड की कोहिमा राजधानी ध्यान देनी है। हाँ, ओइमा कुछ नहीं है, तुम पढ़ लो दादा, पढ़ लो। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल का नाम बताइए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, गोदावरी नदी किस जगह से निकलती है? तो याद रखना त्रियबंबन की पहाड़ियां, और ये पहाड़ियां पड़ती हैं आपके नासिक महाराष्ट्र से।
महाराष्ट्र से। और नासिक शहर भी किस नदी के किनारे? गोदावरी। इस गोदावरी के बारे में एक प्रश्न सुनना, इस गोदावरी को बोलते प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत, या इसको बोलेंगे दक्षिण भारत। भारत की सबसे लंबी नदी। और प्लस में याद रखना इसे बूढ़ी गंगा, प्लस में इसके वरद गंगा, या इसी को बोलते हैं दक्षिणी गंगा। लेकिन ध्यान देना, अगर एक नाम मिल जाए आपको दक्षिणी या दक्षिण, सुनना एक नाम मिलेगा दक्षिण भारत की गंगा, तब आपका उत्तर यहां कावेरी बनेगा। लेकिन यहां दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण भारत की लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी, तो ध्यान देना कौन सी नदी? गोदावरी। गोदावरी नदी किस जगह से निकलती है? नासिक। और वहां उस पहाड़ी को बोलते हैं त्रियबंबन की पहाड़ियां, ये महाराष्ट्र में पड़ती है। नासिक अंगूर के लिए और प्याज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नागपुर महाराष्ट्र का संतरों के लिए फेमस है। महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ी सिटी है वो याद रखना आपके कौन सी बनती है? मुंबई। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। देश में 2 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है ये आपको बताना। 2 अक्टूबर के अंदर 2 व्यक्तियों की जयंती बनाते हैं। जयंती बिल्कुल, एक लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का एक उपनाम कौन बताएगा? उपनाम। और लाल बहादुर शास्त्री के उपनाम के साथ साथ इसके समाधि स्थल का भी नाम बताइए। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु ये तो सभी को पता है, 10 दिसंबर के बाद 11 जनवरी और 1966 ताशकंद समझौते के अगले ही दिन उज्बेकिस्तान। और लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम याद रखना, इसे शांति पुरुष बोलते हैं। और इसकी समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। और इसकी जयंती कब आती है? जयंती की बात करें तो जयंती याद रखना 2 अक्टूबर को, जिस दिन महात्मा गांधी की भी जयंती आती है। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका उत्तर संख्या महात्मा गांधी। और इसी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और बनाते। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर। तो गांधी जी हमेशा सत्य के साथ थे, गलत झूठ बोल के कोई आजादी नहीं जीती गांधी जी ने। आदमी बहुत बढ़िया था। है भारत का राष्ट्रीय गान किस रचनाकार के द्वारा लिखा गया? जीतू ही बता देगा इसको। तो ये देखो, ये जीतू को तुम हल्के में मत लो ना। गांधीनगर याद रखना आपके रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कालिदास या सूरदास। देखो, राष्ट्रीय गान का जो नाम है उसे जनगण मन कहा जाता है, जो गीतांजलि नामक उपन्यास से लिया गया है। और ये उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो राष्ट्रीय गान भी किसका? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इस रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी लिखा है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसका नाम क्या है? अमार सोनार बांग्ला। मन दिखा क्या हुआ है? ना क्या हुआ दिखा? तो फोन ने बेटा फेंक दे गली में। हाँ, यहां तो कोई दिक्कत है क्या? अब एक छोटा सा प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय गान की समय अवधि क्या है? समय अवधि। अब कोई मत बोलना, एक ही बंदा बोलेगा और वो बोलेगा बड़े वाला मोनू। इस राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया बिल्कुल 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इस राष्ट्रीय गान को भारत के संविधान में दर्जा दिया गया बिल्कुल 24 जनवरी 1950 को। इस राष्ट्रीय गान को जो लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया? कौन से में? ये संस्कृत का हिंदी उच्चारण है, जिसे बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इन दोनों को पहले बांग्ला भाषा में, ये हिंदी संस्कृत में। अब अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके फटाफट से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम बताना है। छोटा सा प्रश्न यहां सुनना,
जो कांग्रेस पार्टी है, इस भारतीय कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष पूछ लेगा। बिल्कुल, अध्यक्ष की बात करें सर WC बनर्जी था, जो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कहां बनता है? मुंबई अधिवेशन में। और ध्यान देना, इसके संस्थापक का नाम है आपके AO अयूम। कांग्रेस पार्टी की नींव रखी जाती है 1885 के अंदर। कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष जो भारत की नहीं थी, जिसका नाम था एनी बेसेंट, कलकत्ता का अधिवेशन था 1917 में, और एक कानपुर का अधिवेशन 1925 में। वहां बनती है भारत की, मूल भारत की पहली महिला नागरिक पूछ ले, अध्यक्ष पूछ ले तो आपको सरोजिनी नायडू बताना है। वैसे महिला अध्यक्ष पूछ ले तो एनी बेसेंट बताना है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे साथ साथ। अगले प्रश्न का उत्तर देंगे छोटे मोटे भाई। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? अब क्यों हिला रहा पैर को? क्या कुछ मिल रहा है? अब दिखा, क्या फोन हो दिखा है, दिखा। जकरिया बात है, पूरे कर ली। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है? बांग्लादेश का भी लिखा है। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश स्वतंत्र, हाँ, ये 26 मार्च 1971 को। इसलिए 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस बनाते। बांग्लादेश की राजधानी का नाम बताएगा जीतू? ढाका। क्या नाम है? ढाका। बांग्लादेश के अंदर यूज होने वाली मुद्रा का नाम बताएगा जीतू? टका। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी क्या बनाता है? भारत के साथ, हाँ, सबसे ज्यादा, सबसे लंबी सीमा। और कितनी? 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश की संसद को क्या बोलते हैं जीतू बेटा? याद रखना, उसे जातीय संसद। अब कोई नहीं बोलेगा, बस ओनली फॉर जीतू बोलेगा, मां कसम सभी को। बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम क्या है? राष्ट्रगान का नाम, बस, और कोई नहीं बोलेगा, बस। हाँ, बिल्कुल सही, अमार सोनार बांग्ला। कोशिश तो करी बच्चे ने, कई इन्होंने तो कोशिश ही नहीं करते, नहीं होती भाई। उड़ीसा राज्य में धौली नामक स्थान पर एक युद्ध होता है, इस युद्ध को बोलते हैं आपके कलिंग का युद्ध। याद रखना, जो कलिंग नामक जगह है वो आज वर्तमान में क्या? आपके उड़ीसा। और उड़ीसा के एक जगह का नाम है आपके धौली। और इस पे एक सम्राट अशोक ने यहां युद्ध किया था। जो उड़ीसा के अंदर उस समय खूब सारे हाथी थे, हाथियों को प्राप्ति के लिए। और बताते हैं कि इस युद्ध में खूब सारे सैनिक मारे जाते हैं। खून देखा तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और अशोक ने ठान लिया अब कभी युद्ध नहीं करूंगा, बौद्ध धर्म की धम्मनीति को अपना लेता है। तो प्रश्न आता है कि अशोक के द्वारा अंतिम और अशोक का पहला युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध होता है। ध्यान देना, उत्तर संख्या आपके बी। इस युद्ध का वर्णन पूछ लेगा हमें। इस युद्ध का वर्णन याद रखना अशोक के 13वें शिलालेख में। शिलालेख, कई बार प्रश्न आते हैं, अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए, जिसमें से अशोक के कलिंग के युद्ध की जानकारी कौन से शिलालेख में? 13वें। लिख ले लाला। तो इनको क्यों घेरे हुए बालक पतंग उड़ाएंगे? अरे कुछ ना उड़ाए पतंग, ये पतंग के चक्कर में कहीं कबूतर उड़ा देंगे किसी छत का। ये डर तो इस चीज का है मेरे को, तभी तो छत पे नहीं चढ़ने दे रहा मैं। छत वाले जीने के ताला लगा दिया मैंने। अगले प्रश्न को देखिए, ये पतंग ही उड़ाते हैं तो अपने घर उड़ा लेते हैं। इधर देखिए, प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। प्रियदर्शिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उसी के द्वारा, याद रखना, एक रत्नावली लिखी है, रत्नावली।
बिल्कुल याद रखना हर्षवर्धन। बाणभट्ट के द्वारा याद रखना हर्षचरित्र। बिल्कुल कादम्बरी, कादम्बरी भी इसी की है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कविता। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर आपके 647 तक। हर्षवर्धन याद रखना इसके समय आने वाला चीनी यात्री हवेन सांग, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा को ग्रहण करता है। लाडले, अच्छी बात है यार, तुम पढ़ते हो, मुझे अच्छा लगा। सिकंदर द्वारा भारत पे पहली बार आक्रमण किया और भारत में नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, और उसकी सेना को देखकर ये आपके दक्षिणी पंजाब लद्दाख वाले क्षेत्र से वापस सेना मुड़ जाती है। महान सिकंदर बहुत बड़ा योद्धा था। महान सिकंदर, देखो महान का मतलब अलेक्जेंडर, जो विख्यात होता है, खूंखार होता है, उसे अलेक्जेंडर या महान सिकंदर कहा जाता है। एक सिकंदर लोधी है, वो अलग है। एक सिकंदर मूवी भी आएगी थोड़े दिनों में, आपको ध्यान होगा तो। किसकी आएगी? भाईजान की आएगी है? क्या बात है? तमीज कौन थोड़ी बात? मैं कान तले दूंगा एक। सिकंदर मूवी आ रही है, सलमान खान की आएगी। हाँ, सिकंदर द्वारा भारत पर जो आक्रमण किया गया वो याद रखना 326 ईसा पूर्व में, लेकिन ये आक्रमण नहीं होता। हाँ, सनी देओल की आएगी। आगे देखिए, बाणभट्ट किस शासक के द्वारा कवि रहे हैं? किस शासक के दरबार में कवि रहे हैं? बाणभट्ट। बाणभट्ट जो कवि रहे हैं लाडले, वो याद रखना, आपके अभी पढ़ा था हमने, हर्षवर्धन के दरबार में। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिए गए? बौद्ध धर्म के 24वें तीर्थंकर। हालांकि ये गलत लिख दिया मैंने, यहां बौद्ध धर्म नहीं लिखना, यहां लिखना है आपके जैन धर्म। जैन धर्म के 24वें, और इसी को बोलते अंतिम, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और नाम क्या है? महावीर स्वामी। अब ये जो मुस्टंडे बैठे ये बताएंगे कि महावीर स्वामी का बचपन का या वास्तविक नाम क्या है। हाँ भाई प्रशांत, बता, नहीं तो लिख, एक चीज कर। हाँ लिख। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का था, इसके बचपन का नाम है वर्धमान। वर्धमान। वर्धमान की एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शिका, और प्रियदर्शिका ने महावीर स्वामी का जो पहला शिष्य था ना, उसे अपना दामाद बनाता है, जिसका नाम था जमाली। कौन था? जामिल, या इसे जमाली कहा जाता है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर रहे। 24 में से याद रखना, आपके पहला पूछता है ऋषभ देव, और 23वां पूछता आपके पार्श्वनाथ। और ध्यान देना, जैन धर्म में 2 प्रकार के आपके वो रहे व्यक्ति, एक को दिगंबर और एक को श्वेतांबर कहा जाता है। श्वेतांबर कभी भी वस्त्र धारण नहीं करते, श्वेतांबर सफेद रंग के वस्त्रों को धारण करते, जबकि दिगंबर नगण्य अवस्था में रहते। तो ये साधु जैन धर्म का कैसा था? नगण्य आपके। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम बताएगा, ओनली फॉर जीतू कैंडिडेट। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर का नाम बता जीतू, क्या दिया गया है? दिए गए प्रश्न में है बिल्कुल। ऋषभ भेद नहीं है आपके, ऋषभ, हाँ ऋषभ देव। ऋषभ देव आपको बताना है। पार्श्वनाथ आपको 23वें नंबर का, ये 3 ही याद रखने। 24वें नंबर का कौन था? छोटा मोनू। 24वें नंबर का तीर्थंकर आपके, जिसे अंतिम तीर्थंकर बोलते हैं, महावीर स्वामी वर्धमान इसका नाम था। पहले वाला प्रश्न था। क्या फायदा फिर इतने इतने प्रश्न लिखने का, तो तेरा ध्यान ही नहीं है क्लास में। तेरे छुट्टी नहीं करेंगे सूबेदार, देख लियो क्या करेगा घर जाके, है क्या? हाँ सुनील जी का मैं भेज दूंगा। सुनील जी अगन तो जाने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए तो स्वतंत्र, पढ़ाई का नाम ले दो तो माइस से मर जाए इनके। कनेरी की गुफाएं भारत के कौन से राज्य में पड़ती है? ये गुफाएं बहुत सारी चीजें, गुफाएं भाई साहब, कल परसों आपको गुफाएं लिखाई थी, जैसे कनेरी की गुफाएं और प्लस में एलिफेंटा की गुफाएं। ये महाराष्ट्र के मुंबई में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र के मुंबई में। एक मिलेगी आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जिन्हें बोलते हैं आपके एलोरा की और अजंता की गुफा। एक छोटा सा प्रश्न बताएंगे, भारत की सबसे प्राचीन गुफा में
भीम बेटका, भीम बेटका जो गुफा है ये आपके धार जिला मध्य प्रदेश में। तो ये लिख ले कार्तिक बेटा, भीम बेटका गुफा किन्ना है कि पटकार दो लिखा किया चैट मांगली न्यू गबा गब चाला थारली लिखण का टाइम थालो पैन क्यों मर्जी है। नीचा सुनील जी पढ़ावे फोन आगे कुआड़ियों खोलते आ गए भाई साहब हो गयो टिंगर दौड़ो आग ली क्या बाबू क्या हो बाबू ने बताऊं रुको एक बार बाबू मर लियो बावड़ी बाबू पानी भरेगा गोड्डा में। क्या मिलता आपको ऐसा करने से? सकून कुछ को नहीं मिला थे, थारो शरीर नुकसान नहीं करो बेटा, किमी कौन मिला? इधर आइए। नहीं प्रसादी मेरा काम ही क्या है प्रसाद देना। मैं 6 साल पंडित जी रहा हूं मंदिर में। इधर आ जाओ। क्या मिला है? क्या मिला है? मिला नहीं यार, क्या मिला नहीं, क्या मिला नहीं, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला के? हाँ ईब लागी है, ईब का लागी है, मेरे लागी है गुड्डा का। तो बाय एवरीवन आवा अंग्रेजी तन है चिड़ावा का शिकारी। अगले पर्सन को देखिए, सचिन चिड़ावा का शिकारी है। सचिन पीछे एक पिंजरा रखता था और बड़े कबूतरों को पकड़ा इसने चिड़ावा में। देखिए दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश याद रखना आपके जनसंख्या की दृष्टि से और प्लस में याद रखना आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये दोनों में आपके सबसे छोटे की अगर बात करें, ये वेटिकन सिटी है और इस वेटिकन सिटी में लगभग 1000 व्यक्ति रहते हैं और प्लस में याद रखना यहां पर 0.44 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ है। और ये देश आपके यूरोप के अंदर है। कहां? ये यूरोप में दिए गए पर्सन में। और यूरोप में ही सबसे दुनिया का बड़ा देश है, वो भी याद रखना आपके कौन सा? रूस है। हाँ पहले पोप आपके ईसाई लोग आपके, और बताते हैं महिलाओं की संख्या कम है। अगले पर्सन को दे, अभी देखा नहीं 2 पतंग काट के आए अभी। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? दिए गए प्रश्न में क्रिकेट, टेनिस या टेबल टेनिस या बैडमिंटन। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है लाडले? सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा का संबंध याद रखना आपके लॉन टेनिस से। बैडमिंटन से याद रखना साइना, बिल्कुल साइना नेहवाल, साइना नेहवाल आपके बैडमिंटन से। लॉन टेनिस का मतलब आपने देखा इस प्रकार से का आपके आंगन सा कटा होता है, इसमें बीच में नेट लगा होता है। यहाँ पर कोई बच्चा या बच्ची खेल रहे, उसके हाथ में रैकेट है, ये छक्के वाला इसमें नेट होता है ना, ये पकड़ रखा है। उधर से भी एक ये जीतू नाम का खड़ा है और जीतू के हाथ में भी इस प्रकार का गोल गोल सा ये रैकेट है और बीच में एक ये चिड़ी उड़ रही है, वो इसको मार रहा है, वो इसको मार रहा है। इस खेल को क्या कहा जाता है आपके? बैडमिंटन। हाँ बैडमिंटन या लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में क्या होता है दोस्तों, इस नहीं चिड़िया नहीं होती, इस सेम योगी इसमें तो चिड़िया होती है, इसमें क्या होती है? गोल गेंद होती है, ज्यादा वेट नहीं होता, फॉर्म टाइप की आपके रबर टाइप की। तो वो ध्यान देना, ये दोनों सेम से आपके खेल है। इनको जो खेले जाते हैं उस जगह को आपके क्या कहा जाता है? उसको कोर्ट बोलते हैं, जहां पर इन्हें खेलते हैं उस जगह को। जैसे लॉन टेनिस तो आपके कोर्ट पे खेला जाता है। तो सानिया मिर्जा का जो संबंध है वो लॉन टेनिस, आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न में देखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? हाँ बिल्कुल, भारत का जो तीसरा नागरिक होता है, देखो देश पे पहले नागरिक राष्ट्रपति, दूसरे आपके, तीसरे अगर और चौथे की बात करें तो राज्यपाल। अब एक छोटा सा प्रश्न बताइए, राज्यपाल और राष्ट्रपति इनको बनने के लिए कम से कम एज, न्यूनतम एज, न्यूनतम आयु, हाँ जी तू 35, और उपराष्ट्रपति के लिए भी और प्रधानमंत्री के लिए 25 और राज्यपाल के लिए 35। राज्यपाल का कार्यकाल याद रखना, राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है।
यानी कि राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन जब तक राष्ट्रपति चाहता है। वैसे ये 5 वर्ष के लिए होता है, इसलिए कभी भी पहले ऑप्शन में मिलेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत ये शब्द ना मिले तब तो बताना आपको 5 वर्ष। राज्यपाल कहां का प्रथम नागरिक होता है? बिल्कुल, हमारे राज्य के अंदर प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। और राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष करेगा? 5 वर्ष। और उपराष्ट्रपति भी कार्यकाल 5 वर्ष, और प्रधानमंत्री भी कार्यकाल। इनमें से कौन से व्यक्ति का चुनाव नहीं होता, ये बताइए। कौन कौन से व्यक्ति का चुनाव नहीं होता? एक तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, और एक आपको याद रखना है राज्यपाल। इन दोनों की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। ये सही है। नियुक्ति कौन करता है देश का? राष्ट्रपति। हाँ गुरुजी, हाँ जीते सही है, दे दो जीते तो जीतू। हाँ ये तो देते गुरुजी। देखिए अगले प्रश्न में, खेल पोलो के एक पक्ष में कुल खिलाड़ियों की संख्या। हाँ जीतू, 5 क्यों है? 6 4। पोलो खेल वही खेल है जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक खेलता था, जिसे चौगान बोलते थे। घोड़े पे खेला जाता है, एक पक्ष में आपके 4 प्लेयर है और दूसरी साइड भी आपके कितने प्लेयर है? 4। लेकिन ये तो एक पक्ष की बात कर रहा है, प्रत्येक पक्ष में सिंगल टीम की साइड से, तो याद रखना 4। एक होता है जीतू वाटर पोलो। वाटर पोलो, वाटर पोलो में अगर साथ साथ रहोगे तो डूबोगे नहीं, यानी कि 7 प्लेयर। पोलो का प्राचीन नाम क्या है? और पोलो खेल की जो उत्पत्ति हुई है ना, उत्पत्ति ऐबक ने थोड़ी की है, उत्पत्ति इसके मणिपुर राज्य से हुई है। आपसे पूछ लेगा पोलो खेल कौन से मुगल, कौन से दिल्ली सल्तनत काल के शासक खेलता था? कुतुबुद्दीन ऐबक खेलता था, ये ध्यान देना। इस पोलो खेल में एक कप मिलता है जिसका नाम है एजरा, एजरा कप। तो एजरा कप का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? आपके पोलो से जुड़ा हुआ है। याद रह जाए गुरुजी, यंग रह जाए और तो देखी जा। अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सबसे पहले दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज का नाम बताना है। यहां पे बताएगा आपके बड़े वाला मोनू। ये अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच की बात करा, ना कि यहाँ पे टेस्ट मैच है। देखो गुरुजी कौन ही हो, देख लो, फैल हो क्यों? पर्सन लिखा है कौन? रोहित शर्मा आ गया, रोहित शर्मा और अकेले हो। वो तो सबसे ज्यादा आपके दोहरे शतक सबसे पहले लगाया था वो सचिन तेंदुलकर है। अगर टेस्ट मैच की बात करेगा ना, तब आपका जवाब होगा वीरेंद्र सहवाग। और अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा, यहां सर्वप्रथम की जगह शब्द मिल जाएगा सर्वाधिक शतक लगाने वाला, दोहरे शतक, तब रोहित शर्मा है। और रोहित शर्मा ने कितनी बार लगाया दोहरा शतक? हाँ 2 बार नहीं, 3 बार है ये। एक में हाईएस्ट है 264 का शायद, एक में 209 है या 8 है, एक बार चेक कर लेना कितने कितने। पर दोहरा शतक 3 बार लगाया इसने। एक ही अंतरराष्ट्रीय प्लेयर है जिसने ज्यादा लगाया आपके 3। 2 आपके एक कई बार मिल जाए, 2 भी मिलने मुश्किल है। तो वनडे मैच में सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने, लेकिन अंतरराष्ट्रीय वनडे की जगह टेस्ट मैच मिलेगा तो याद रखना आपके, तो कौन हो जाएगा? वीरेंद्र सहवाग। लेकिन सर्वाधिक दोहरे शतक किसने लगाए? रोहित शर्मा ने। अब एक छोटा सा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय जो वनडे क्रिकेट की जगह आपको T20 मिल जाए, तो T20 में किसी प्लेयर ने दोहरा शतक लगाया क्या अभी तक? T20 के अंदर अंतरराष्ट्रीय शायद एक टीम का नाम है, जिम्बाब्वे की टीम है, और पीछे उसने 384 ऐसे कुछ रन बनाए T20 के अंदर, 384। अब एक बार नेट पे गूगल पे सर्च मार के देखो, क्या T20 अंतरराष्ट्रीय प्लेयर ने दोहरा शतक लगाया क्या? लेकिन सबसे ज्यादा जिम्बाब्वे के रन है 384 कल पर। तो करंट का प्रश्न है ये, जिम्बाब्वे ऐसी कौन सी दुनिया की टीम बनी है जिसने T20 में सबसे ज्यादा स्कोर गेन किया? एक ये भी प्रश्न देखना, ये पीछे करंट का प्रश्न है। जिम्बाब्वे, उसका स्कोर याद नहीं आ रहा, 334 है या 384 है जिम्बाब्वे। और 2027 में जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया है। अच्छा खिलाड़ी है क्या? कहां का है? T20 के अंदर। अच्छा दोहरा शतक लगाने वाले दिखाता हूं आपको। T20 क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी रह चुके आपके क्रिस कॉर्नवाल, यानी कि एक वेस्ट इंडीज का पता नहीं कैसा प्लेयर, एक प्रिंस अलापाट है, ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर है भाई साहब।
2020 में, 2022 में लगाया इसने, 2021 में भी लगाया। छोड़ो, इतना नहीं पढ़ेंगे। जीतू, वनडे मैच में सबसे पहले किसने लगाया? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। और टेस्ट मैच में सबसे पहले और अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच के अंदर 3-3 बार आपके दोहरा शतक लगाने वाला कौन है? रोहित शर्मा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। आपके ग्राउंड स्ट्रोक एक शब्द है, ग्राउंड स्ट्रोक नामक जो शब्द है वो किस खेल में जुड़ा हुआ है? जिसमें एक टी शब्द का यूज भी करते हैं। टी शब्द पता है क्या होता है? ये प्रेशर में उत्तर गलत हो गया। अगर गुरुजी खड़े रहते ने सारे उत्तर गलत बताते, क्योंकि प्रेशर, इसको डर है गलत ना हो। जीतू फालतू बता दिया, बोला गुरुजी 4 अंक खिलाओ, 5 खिला लो। आप हाथ की बात है कि आपसे रिलेट तो ले गए। घोड़ो ही है अगर सारा करने, एक और आ जाओ घोड़ो। ऑटो जीतू बाड़ा में पूरा ध्यान है बेटा। कद कराएगा कटिंग? सॉरी सर, मम्मी के साथ लड्डू बना रही हूं तो मैसेज नहीं कर पा रही। तो बेटा तू पढ़ ले, तू लाडू लूडू तो रहने दे। हाँ, ग्राउंड स्ट्रोक याद रखना आपके गोल्फ से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न का उत्तर देंगे सभी बच्चे। क्या दिए गए? चीन का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? अब ये कुटेंगे देखना कई बंदे। अब मैं बताता हूं, देखो इनको। जी तो इससे पहले लिखा था मैंने, दोहरा शतक 3 बार किसने लगाया, टेस्ट में किसने लगाया, वो और वनडे में किसने लगाया। कहाँ है वो? वीरेंद्र सहवाग कहाँ है? रोहित शर्मा कहाँ है? हम पागल हैं क्या? क्यों नहीं मानता? तो लिखे तीनों छोरा नाम लिख रहा, क्या देख खड़े दिखा। अरे एक ही तो लिखो घोड़ा, मैं 3-3 बताऊँ? मैं पागल हो के बड़ा? तीनों लिखे करे दिखा खड़े। वीरेंद्र है, ये वीरेंद्र के समझो टेस्ट में। और सारुण ज्यादा दोहरा शतक कहना लगाया वो के। हाँ बोर क्या और तू रहे तो नहीं पे गुरुजी समझा के गया। फिर ही कौन लिखे थे? खड़ा लिखे टेस्ट को कौन लिखो और ज्यादा को कौन लिखो हैं? लागी ये नहाते रहे। और ज्यादा वनडे में कहना लगाया, ज्यादा दोहरा शतक रे पहलो कौन को ज्यादा पूछो, ज्यादा ज्यादा कहना लगाया है। अब बता क्या वो के? अब बता एक पेचो मार गया हूं। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपको सभी को ध्यान देना, टेबल टेनिस बताओगे। चीन का राष्ट्रीय खेल। एक और बताइए, आइस हॉकी कहां का है? तो याद रखना कनाडा का। और ध्यान से सुनना, आपके फुटबॉल कहां का है? जैसे फ्रांस हो गया, आपके ब्राजील हो गया, ठीक है, अर्जेंटीना भी। अगले प्रश्न को, भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान का नाम बताना है। टेस्ट टीम का, तो इसका जो उत्तर सही होगा वो होगा आपके लाला अमरनाथ। टेस्ट मैच का पूछ रहा है, चेक करना इसका। सीके नायडू नामक एक ट्रॉफी दी जाती है, इसको देखो एक बार आप इसको। क्या सीके नायडू है या आपके रणजी ट्रॉफी? ये आपके क्रिकेट में है अमरनाथ, लाला अमरनाथ। सीके नायडू भी है, लेकिन टेस्ट मैच का पहला कप्तान पूछ रहा है तो लाला अमरनाथ आपको ध्यान देना है। जी तो एक बात बता, टेस्ट मैच में कुल कितने ओवर होते हैं जीतू? टेस्ट मैच में ओवर कितने होते हैं? वाह बेटा वाह। टेस्ट मैच में कोई ओवर की सीमा नहीं होती, इनके दिन होते हैं और ऑल आउट होती है और 2-2 बार मौका मिलता है खेलने का। कौन माना जीतियो, कौन माना भाई? टेस्ट मैच में T20 हो क्यों 2 घंटा खेलेगी हो? तो सुने को नहीं कि आज मैच काल भी हो, परसों भी हो, 3-4 दिन 4-4 दिन चल जाए। हाँ
देखिए, सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल करने वाले पहले क्रिकेटर का नाम पूछ रहा है। अभी तक टोटल व्यक्ति याद रखना 4 ही व्यक्ति को मिला ही है, और इस राजीव गांधी खेल रत्न का नाम भी चेंज कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले क्रिकेटर को दिया गया था आपके सचिन तेंदुलकर, उसके बाद में एमएस धोनी, और धोनी के बाद में आपके विराट, विराट के बाद में आपके रोहित। तो अभी तक कुल कितने व्यक्तियों को खेल जगत का सबसे बड़ा सम्मान मिला है? 25 लाख रुपए मिलते हैं। पच्चीस लाख या मिले ना, मैं पहली बार को कितना लाख लगा दिए, कितना पैर पकड़े ये। शीतकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? शीतकालीन ओलंपिक खेल, याद रखना ऐसे कौन कौन से ओलंपिक खेल है दोनों दो साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ खिलाता है। ओलंपिक खेल 3 प्रकार के, एक शीतकालीन और एक होता आपके ग्रीष्मकालीन, और एक होता आपके पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। याद रखना जैसे ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खत्म होंगे उसके 1-2 दिन बाद में आपके कौन से ओलंपिक शुरू हो जाते हैं? पैरा ओलंपिक। जहां पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे वहीं पे आपके पैरा ओलंपिक होंगे, और पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1948 में की गई थी, जबकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1896 में, और शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत की गई थी 1924 में। सभी ओलंपिक खेल के बीच में 2-2 वर्ष का अंतराल मिलता है। हाँ, 2 वर्ष अंतराल है। जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हो गए आपके 24 में, तो शीतकालीन कब होंगे आपके? तो याद रखना 26 में। अब सुनना मेरी बात, इससे पहले शीतकालीन कब हुए थे आपके? 2022 में। और इससे पहले ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेल कब हुए थे? 2020 में। तो आप ये समझ गए कोई भी जो ओलंपिक खेल होता है उनके बीच में कितने साल का गैप होता है। लेकिन कोई ओलंपिक खेल हो गया और फिर दोबारा ओलंपिक खेल, उनके बीच में गैप है, क्योंकि पहले गर्मी के हुए फिर कौन से होंगे? सर्दी के। तो सर्दी गर्मी में कितने साल का अंतर है? 2। अगर एक बार सर्दी का हो गया तो आने वाले सर्दी में, सर्दी के या शीतकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होंगे? मेरी बात और सुनना, ओलंपिक खेलों में अंतराल पूछे तो कितना? अगर कोई ओलंपिक खेल हो गए तो दोबारा ओलंपिक खेल के बीच में गैप कितना मिलेगा? अगर कोई भी, जैसे पैरा हो गया तो शीतकालीन कब होगा? उनके 2 वर्ष के गैप में। हालांकि उससे पहले शीतकालीन कितने साल पहले हुआ था? हाँ, तो बस 2 अलग अलग बातें, ये कैसे भी घुमा सकता है प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कितने वर्षों में ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है? अब ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो कितने वर्ष के अंतराल पे होता है लाडले? 4 वर्ष के अंतराल। ये लिखने वाली बात नहीं, इसको याद रख लेना। 4 वर्ष में ओलंपिक खेल का आयोजन ग्रीक, जिसे प्राचीन समय में यूनान बोलते थे, यूनान के जो राजा थे ओलंपस, वहां का एक ओलंपिया नामक पर्वत है, तो वहां पर ये पहले पशुओं को बलि देकर खेलते थे 776 ईसा पूर्व के अंदर, बीसी 776 बीसी। तो एथेंस से ये शुरू हुए थे, आपको ध्यान देना। धीरे धीरे करते करते इस आज ओलंपिक खेल के अंदर क्रिकेट को शामिल भी कर दिया गया। आने वाले 2028 में ओलंपिक खेल के अंदर क्रिकेट को भी खेला जाएगा। अब देख लो ओलंपिक खेल कितने ओवर का हो, कैसे का। कंचा कोड़ी बढ़ा दी तारी कंचा। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो गलत नहीं हो सकता। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर बता दिया जीतू बेटा ने, सर 1 दिसंबर को। रोहित कुमार कह रहा था एथेंस से, आपके यूनान की राजधानी एथेंस में सबसे पहले ओलंपिक खेल। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग ध्यान देना, उत्तर संख्या आपके क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी बच्चे। क्या दिए गए? रेबीज के टीके की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। रेबीज के टीके की खोज, देख क्या चला रखा है। अरे नहीं चल रही थी, अरे रहने दे।
तो धूप है के बारे एक काम करनी, चलो हॉल कौन के मेरी चाबी है, बस सारा कपड़ा आराम ले जा, वो बना यार धूप में गिर गया यार, अब बदबू निकल जाए मांगे, आज ये कपड़ा गिर गए, तड़ा ना गिरी जीतिया, और ये तो तड़ा ना गिरी है। क्या हो गया? ऐसे सीरीज एक टेस्ट मैच है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग याद रखना, आपके बी उत्तर बन जाएगा इसका। आगे देखिए, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1928, 1930 में, 1938 में, 1940? बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा है, जिसका मुख्यालय मुंबई में, रोजर बिन्नी उसके अध्यक्ष है दोस्तों। पहले अमित शाह के बेटे थे जिनका नाम है जय शाह, और जय शाह को अब आईसीसी वर्ल्ड कप का चेयरमैन बना दिया, देख लो दुबई के अंदर बैठता है वो, इंटरनेशनल क्रिकेट को फिक्स करता है कब कब क्या होना चाहिए, कितना पैसा कमा रहा होगा लोंडा। बीसीसीआई की स्थापना याद रखना आपके 1928 में की गई, दिए प्रश्न में याद रखना आपके ए उत्तर, जिसका मुख्यालय आपके मुंबई के अंदर पड़ता है। आवाज नहीं आ रही। अगले प्रश्न को देखेंगे छोटे मोटे भाई, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। आईपीएल में ऑरेंज कैप का संबंध किससे? ये तो सभी का सही होना चाहिए, बिल्कुल। ऑरेंज कलर की जो टोपी मिलती है, संतरे रंग की कैप, वह सर्वाधिक रन जो पूरी प्रतियोगिता में जितनी भी टीम है, किसी भी खिलाड़ी के, अगर मान लो कोई चेन्नई से खेल रहा है, कोई मुंबई से खेल रहा है और हैदराबाद का बंदा उन दोनों टीम के प्लेयर को छोड़ के आगे रन बना लेगा, उसको क्या मिलेगी? ऑरेंज कैप। बिल्कुल याद रखना, सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप किस प्लेयर ने ली है, यह भी प्रश्न बन सकता है, ऊपर नीचे होता रहता है, पीछे विराट भी रहता है, फिर वो हैदराबाद का कौन सा उसका नाम भूल गया मैं, मयंक अग्रवाल भी रहा है कुछ मैच में। अब शुरू में जो पहले मैच में अच्छा चल गया तो करीब करीब शुरुआत में वही ले लेते प्लेयर। करंट कहाँ चलेगी? करंट आने दे इसको। लास्ट में ये आईपीएल में लास्ट किसको थी? हाँ भाई विराट है, विराट बार नहीं पड़ी है क्या? विराट कुछ नहीं अब नहीं रहा। आईपीएल का पहला संस्करण किस वर्ष में खेला गया था? आईपीएल सबसे पहले जिसे राजस्थान रॉयल्स टीम ने जीता था, दिए गए प्रश्न में उत्तर संख्या बनेगा आपका 2008। हाँ चीता जुड़ गया क्लास में, लिख ले भाई। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। 1983 में खेले गए विश्व कप भारतीय टीम का नेतृत्व किस प्लेयर ने किया था? याद रखना आपके कपिल देव के द्वारा। कपिल देव ऑलराउंडर था, बॉलर भी था, बैट्समैन भी था। एक 174 के समथिंग होगा। भारत के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने किस देश के खिलाफ अपना 100वां शतक? किसने? कपिल ने 200 बनाए, तो कपिल बनाता तो कपिल देव का नाम ही लिख देता, सचिन का नाम क्यों लिखता? सचिन तो आ रहा है 96 के आसपास। किसका? ए भगवान, होता तो प्रश्न में सचिन क्यों आता, फिर कपिल देव को करता। बात तो सही है। हे भगवान हरामी। भारत के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने अपना लास्ट जो 100वां शतक लगाया है, वो याद रखना आपके बांग्लादेश के खिलाफ, और बांग्लादेश के अंदर ही है। कौन है? अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए। भारत की तरफ से प्रथम 500 विकेट लेने वाले प्लेयर का नाम क्या है? उसका रिकॉर्ड मुश्किल है तोड़ना, क्योंकि धीरे धीरे वो ले रहा, आपसे संन्यास ले रहा। टेस्ट मैच से तो ले लिया किसने? अश्विन ने। अब वनडे मैच में उसके कितने देखने पड़े, कितने विकेट, मुश्किल है। अभी इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अनिल कुंबले। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी विद्यार्थी। टेस्ट में 10-10 के विकेट लिए उसने।
हाँ, वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित है? वानखेड़े, एक ब्रेबोन नामक स्टेडियम भी यहीं पड़ता है, जिसका संबंध कौन से शहर से है? मुंबई से आपके। चिन्ना स्वामी याद रखना आपके कहाँ पड़ता है? चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में, चेपेक आपके पड़ता है चेन्नई में, ईडन गार्डन ध्यान देना कोलकाता में, और स्वामी मानसिंह स्टेडियम सांगानेर जयपुर। एक यहाँ पे स्टेडियम बनेगा ओकस कुकस, जयपुर में एक बड़ा स्टेडियम बनेगा जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, ये भी याद रखना। तीसरे नंबर का, तीसरा बड़ा, अच्छा अच्छा, भारत को दूसरा और विश्व को तीसरा। अगले प्रश्न को देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर है? ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय किस जगह पड़ता है? याद रखना आपके दुबई के अंदर। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? खत्म है कहानी। कहानी रात को 3-3 बजे लगा पड़ा, 3 बजे। और अब मैया रे दैया, विश्व में दूध का उत्पादन भारत का कौन सा स्थान करता है? तुम 3-3 4-4 बजे सोते तो यार तुम क्या कामयाब होगे? फिर 5 बजे फिर सोते कब? तुम कभी नहीं सोते। देखिए, विश्व में दूध का उत्पादन करने में भारत का पहला स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान कौन से राज्य का? तो याद रखना उत्तर प्रदेश का। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, नीली क्रांति का संबंध किस भारतीय राज्य से है? नीली क्रांति क्या अंडे और चिकन से? अंडे, साइलेंट कर ले, मैं फेंक दूंगा फोन को। हाँ, बंद कर ले इसको, दुकान को। अंडे और चिकन से याद रखना रजत क्रांति। रजत क्रांति आपको ध्यान देना है। कृषि से संबंधित याद रखना आपके हरित क्रांति। मत्स्य से याद रखना नीली क्रांति, और नदी की सफाई या नदी जोड़ो परियोजना से याद रखना आपके अमृत क्रांति। अमृत क्रांति। और गोल क्रांति का संबंध किससे? बिल्कुल आलू के उत्पादन से गोल क्रांति। दिए गए प्रश्न में विकास बता रहे सर, उत्तर संख्या सी सही बनेगा, मत्स्य पालन से। बिल्कुल राइट। मत्स्य पालन में भारत का सबसे बड़ा राज्य याद रखना गुजरात है, लेकिन स्वच्छ जल जो नदियों से मत्स्य जाला पालन होता है वो आपके पश्चिम बंगाल, याद रखना। अगले प्रश्न देखिए क्या दिए गए, देश में प्राकृतिक रबड़ का, खड़ो, अब नहीं बोलेगा, तुझे तेरे जानू की कसम है, अगर तू किसी जानू से प्यार करता है तेरे को उस जानू की कसम है। जानू का मतलब ये थोड़ी है कि आप सेटिंग से बात कर, जानू का मतलब निकनेम, तुम अपने जानू का नाम अपने पापा का रख सकते हो। अब बस मैं बताऊंगा तुझे। हाँ, तेरे को चुप क्लास है ना, ये चुप नहीं रहता है, चुप नहीं रह जाता तेरे से। भविष्य, इसका राजकुमार का भविष्य। हाँ, अगले प्रश्न को देखने से पहले बताइए, प्राकृतिक रबड़ भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? तो ध्यान देना आपके केरल के अंदर। और प्राकृतिक रबड़ सबसे ज्यादा दुनिया में पूछे तो याद रखना थाईलैंड के अंदर। दुनिया में भारत का चौथे नंबर का स्थान है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया, रेशम के उत्पादन में अग्रणी राज्य। रेशम कीट पालन सबसे ज्यादा किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे चीन के अंदर, जो शहतूत के पेड़ के ऊपर एक आर्टिफिशियल रेशम तैयार करवा रहे, हम मानव खुद कीड़ों को छोड़ेंगे फिर रेशे तैयार करेंगे, है वो नेचुरली। जैसे आर्टिफिशियल जो रेशे का नाम उसे लाइलॉन कहा जाता है, जो आप टी शर्ट वगैरह देखते हो चमक चमक सा धागा सा होता है,
लाइलॉन बोलते हैं इसको। रेशम के उत्पादन में याद रखना सबसे बड़ा राज्य आपके कर्नाटक है। रेशम कीट पालन की विधि को सेरीकल्चर बोलते हैं। कई बार प्रश्न आता है सर रेशम के उत्पादन की जो विधि है उसे क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। तो रेशम की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है, ये याद रखना। सर मेरा सीआईएसएफ का फिजिकल हो गया, कोई बात नहीं बेटा, धन्यवाद आपका। देश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सोयाबीन का उत्पादक राज्य कौन सा है? अरे वो देश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य याद रखना आपके कौन सा है? मध्य प्रदेश है। हाँ सोया स्टेट भी, कोई बात नहीं, एक बार और पढ़ ले यार। भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन की जाती है? अरे देखिए, भारत में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मूंगफली पैदा की जाती है? तो ध्यान देना, आपके गुजरात में। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब की गई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, ऑप्शन में हरित क्रांति, ये एक्चुअल में ये 1960 और 68 में शुरू होती है, तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपके यहाँ 66-67 हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय था वो एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति पहले आपके अमेरिका से शुरू होती है, जो नॉर्मन बोरलो के द्वारा शुरू की गई, लेकिन हरित क्रांति में हरित नामक जो शब्द दिए, ये एक व्यक्ति था जिसका नाम है आपके विलियम गोंड। तो विलियम गोंड को हरित क्रांति के शब्द का जनक कहा जाता है, जबकि हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलो, और भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन, जो गेहूं की फसल और धीरे धीरे 1984 में इसके अंदर चावल भी शामिल कर दिया। जितने जो खाने की फसल होती है ना, चावल है। हाँ, पहले पंजाब हरियाणा ऐसे इस क्षेत्रों में फैल गई है, उत्तर भारत में। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई खेती का नाम बताइए। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली, उत्पादन करने वाली, ज्यादा भूमि को, हेक्टर भूमि को घेरने वाली भी कौन सी है? आपके धान। इस धान को ही चावल बोलते हैं। अब दो बातें समझना, चावल के अंदर विटामिन नहीं होता, लेकिन एक गोल्डन राइस पाया जाता है, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। हालांकि चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, और सबसे पहले शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर का मुख्य अंग यानी कि मुंह उसको कर लेता है। लेकिन आपने देखा होगा कि पाचन सुना, देश में सबसे ज्यादा आपके कौन सी भूमि पे खेती की जाती है? तो चावल याद रखोगे। और चावल में भारत का पहला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। और चावल उत्पादन में दो देश का, सॉरी, विश्व में देश पूछे तो चीन बताना है। भारत में चावल का उत्पादन करने में पहला राज्य पश्चिम बंगाल, लेकिन भारत में चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। और याद रखना, विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, पहला चीन और दूसरा भारत। चावल अनुसंधान केंद्र आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और राष्ट्रीय लेवल पे इसका शोध केंद्र पड़ता है उड़ीसा के कटक, जो महानदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में चीनी का कटोरा कहा जाता है? लाडले, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को कहा जाता है। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश यहां बिल्कुल सही है। आज एक मेरे फोन में किसी के पेरेंट्स के नंबर सेव है और नाम है रविंद्र, आज फोन मिलाऊंगा, पहले तो दूंगा राम रूमी और फिर लगाऊंगा शिकायत। हाँ रविंद्र, कि लौंडा 4 बजे तक नहीं सोता, इसको कुछ हो गया है, इसको जर्मन दिखा के लाना पड़ेगा।
हाँ, चीनी का कटोरा कानपुर उत्तर प्रदेश को। आगे देखना, देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर पूछे तो आपको पंजाब राज्य बताना है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, फेसबुक की शुरुआत, ये अच्छा प्रश्न है। 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। 2004 फेसबुक की शुरुआत। भारत में बनाए गए पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? तो याद रखना, सिद्धार्थ बताओगे आपके। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न, गणना हेतु सर्वप्रथम किस यंत्र को बनाया गया था? गिनने के लिए कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस या यूनिट का यूज में लिया था? उसको अबेकस नामक यंत्र को पहले गिनती के लिए किया गया था। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। क्या दिए गए? 1 GB। ये तो जीतू बता सकता है भाई साहब। देखो सर, एक मोटिवेशन सुना दो ना। मोटिवेशन सुनाने से आप मोटिवेट हो जाते हो क्या? कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है ना। एक जीबी के अंदर कितने मेगाबाइट होते हैं? देखो कंप्यूटर के अंदर एक शुरुआत जो की जाती है वो बिट से की जाती है। बिट से फिर क्या बनता है आपके? बाइट बनता है। क्या बनता है? बाइट बनता है। गलत बात सर, बिट से बाइट नहीं बनेगा। 8 बिट से क्या बनेगा? एक बाइट बनेगा। फिर अगर आपके पास 1024 बाइट है, 1024 बाइट्स है, तो याद रखना आपके, तो क्या बनेगा? 1 किलो बाइट बनेगा। और 1024 आपके किलो बाइट है, तब आपके बनेगा 1 मेगाबाइट बनेगा। ये एक आपके बाइट है। और अगर आपके पास 4 बिट है तो आप बनाओगे 1 निब्बल। 1 निब्बल। और आपके पास 2 निब्बल है तो क्या बनेगा? अब जीतू बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। 2 निब्बल बराबर क्या बनता है? यार देख, 8 बिट का एक बाइट है, 4 बिट का एक निब्बल है, और 4 दूनी 8 है, और 2 निब्बल का क्या बन जाएगा? क्या 2 बन जाएगा? दिमाग को नहीं छोड़, दिमाग अलवर भरतपुर का नहीं हंड है। अंबा वीडियो कॉल पर जो जोर पूरो दे क्या चारणों को नहीं हो रहा, नहीं हो गया, अंधेरो हो गया चारणा में। जीतू तेरो केजरीवाल बना दूंगा, सब हटा ले। रात ने सोए को नहीं बटो। तू रुक जा घोड़ा। बताओ। बिल्कुल 1024 मेगाबाइट आपके। और 1024 मेगाबाइट जो होते हैं तब बनता है 1 गीगाबाइट। और 1024 आपके गीगाबाइट होता है तो बनता है एक टेराबाइट। और 1024 आपके टेराबाइट होता है तो 1 पेंटाबाइट बनता है। पेंटाबाइट। फेक योटाबाइट, जोटाबाइट, इस प्रकार करते बहुत हो जाते हैं। जोटाबाइट नहीं है, हाँ योटा जोटा पता नहीं क्या ये। तो प्रश्न में उत्तर हो जाएगा बी। आगे देखना क्या दिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि WA का पूरा नाम बताना। WN वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, विंडो एरिया नेटवर्क या वाइप एरिया नेटवर्क? हाँ, तो नेटवर्क को फैला दिया, वाइड कर दिया, फैला दिया। तो दिए गए प्रश्न में वाइड मिलेगा या वर्ल्ड मिलेगा? बिल्कुल वाइड एरिया नेटवर्क। एक शब्द मिलेगा WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न का उत्तर देंगे सभी बच्चे। क्या दिए गए? खड़ा हो जरा, खड़ा हो करते 1 सेकंड में खड़े हो जाए, बस मैं कह दियो 1 सेकंड में। मैं को खड़े हो जा, खड़े हो जा, मैं कह दूँ खड़े हो जा। मिलाओगे सूबेदार ने फोन करूँ के करा और आगे बैठ जा राजकुमार करें।
वो कॉन्फिडेंट दे बेटा, बैंक बाप तन खा लिया हुआ है, इब थूक लगा के गड्डी गिन लाग रहे बैंक में, तेरे कोई लगा जाओ थूक, जब को खड़े हो जाए ना जा डटो कदो 12 बज रहे हैं बेटा, बज रहे, खत्म है कहानी। अगर यांगी टेस्टिंग करावे ने तो शरीर का 80% शुक्राणु मर चुके हैं, 20% जो जीवता है वह भी लड़खड़ा रहे, बस जितने कहने गुणसूत्र के पानी पानी हो लियो सौदे को अगले ये देखिए, हाई हालांकि कंप्यूटर के कलर के पर्सन है ये, तो ध्यान देना HTML का जो फुल नेम होता है उसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। 1 किलोबाइट, वो देख फेड अटैक ऑन भाई, मैं कौन पढ़ाऊं? विकास यादव, सभी बच्चे कैसे, एक बार हालचाल बताएंगे सभी बच्चे। वो देख बेटा लिख ले, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं ये बता जी तू। 1024 मेगाबाइट या गीगाबाइट या बाइट या आपके नैनोबाइट है। आगे देखिए अगले प्रश्न, सीपीयू का पूरा नाम बताना है। हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन घना ही है बेटा, ना 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 ना। आगे देखिए, बक्सा नेशनल पार्क 100% कर दूंगा, 79 तक पहुंच चुके, 100% कर दूंगा, 21 और। बक्सा नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में, जो टाइगर के लिए फेमस है, जहां सुंदरवन नेशनल पार्क भी पड़ता है, सुंदरवन। सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। अरे मैंने बढ़िया की नहीं पूछा, ये पूछा आप कहां से लाइव देख रहे हो और आपका हालचाल कैसा है। बक्सा नेशनल पार्क ध्यान देना भारत के पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है, जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हाँ, यहाँ पे सुंदरवन टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, बुक्सा और सुंदरवन। हाँ सुंदरवन रिजर्व, और भी मिल जाए कोई। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल राइट उत्तर, बिहार के अंदर एकमात्र नेशनल पार्क है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में भी एक है क्या, दुधवा नेशनल पार्क। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो भारत के मणिपुर में है, जो लोकटक झील के अंदर बना हुआ है, जिसको बोलते हैं केबुल लामजोआ नेशनल पार्क। केबुल लामजोआ नेशनल पार्क, ध्यान देना है लाडले। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, भारत द्वारा किस वर्ष वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट एक्ट तैयार किया था? इसे हिंदी में लिख लो, भारत ने पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था। तो वन्य जीव वनों को रखने के लिए एक्ट बना था 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में होती है। हाँ नहीं, पहला लगा था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, राजा जी अलग बात है, जिम कॉर्बेट ने। बाघ परियोजना, अगले प्रश्न को देखिए, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है? सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश के कन्नौज से यूपी 74 इनका क्या है, कोई डिस्ट्रिक्ट नेम है क्या, डिस्ट्रिक्ट नंबर है क्या 74? यूपी 74, यूपी 82, स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट, तो स्टेट बोला। रुक जाओ, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क याद रखना आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं।
अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? हाँ, शुरुआत में ही प्रश्न कराया था। सबसे बड़े नेशनल पार्क का नाम लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क। याद रखना, साउथ बेटन आइसलैंड आपको ध्यान देना है, जो पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है। जीतू बेटा ये बताएगा मुझे, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? बड़े वाला मोनू भी नहीं बता सकता, चुप रहना सारे बच्चे। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश का नाम है। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज है, श्रीरंगपुरम। देख एक बार अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या। इस प्रश्न में मिस्टेक है, टोटल राष्ट्रीय उद्यान 106 है। ये पहले 4 थे, इसलिए 106 कर लेना इसको। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। रोजर कप का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? विजयपुरम। हाँ, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है विजयपुरम। और रोजर कप का जो संबंध है वो ध्यान देना, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। आगरा ताजमहल से जुड़ा है। क्यों? आगरा ताजमहल के अंदर पुताई का काम कर रहा है क्या? क्यों? आगरा ताजमहल के अंदर क्वार्टर मिलते हैं क्या आपको रहने के लिए? अरे जो आगरा ताजमहल है उसकी भूमि के अंदर होटल वगैरह है या बाहर है होटल? ताजमहल देखा है कभी? अरे ताजमहल देख क्या गया? वो उज्बेकिस्तान है। कैसा है? अगले प्रश्न को देखिए। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? और दक्षिण भारत की गंगा बोले तो याद रखना कावेरी। दिए गए प्रश्न में उत्तर बनेगा आपके गोदावरी। और एक की बात नहीं है। दक्षिण की पवित्रता के कारण उसको दक्षिण की भारत की गंगा बोलते हैं, कावेरी को, पवित्रता के कारण। अगले प्रश्न को देखिए। जमुना के नाम से भारत की कौन सी नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है? बिल्कुल याद रखना, ब्रह्मपुत्र। असम में उसका नाम ब्रह्मपुत्र है। जैसे वो बांग्लादेश में आते तब उसको जमुना बोलते हैं, लेकिन किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को। जब ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा में गिरती है तब जाके क्या बनती है? मेघना बनती है। रुक जा यार, यह एक गंगा नदी है। एक धारा गई यंगो नाम हुगली, एक धारा गई यंगो नाम पद्मा, ऊपर आई जमुना, और दोनों मिलने के बाद यह करगी मेघना। और मेघना और हुगली के बीच के डेल्टा को बोला था आपके क्या? हालांकि वो गंगा ही नदी है, लेकिन बांग्लादेश में नाम उसका क्या बन चुका है? पद्मा। और पद्मा में ऊपर में से कौन गिरी है? जमुना। पहले इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र, फिर दिहांग, और चीन में क्या बोलते हैं? सांगपो। तो कई बार प्रश्न आता है जमुना नदी अपना पानी किस में गिराती है? तो पद्मा। और पद्मा और जमुना के संगम को क्या बोलते हैं? गंगा आती है उत्तराखंड के आपके गोमुख ग्लेशियर से है। वो नहीं, वो चोकचांग तो वो आपके चीन का चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। हाँ, चालू वहीं से होती है। और देव प्रयाग के अंदर ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलके आगे गंगा कहलाती है। हाँ, 25 आगे देखिए। तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से कोई नहीं बोलेगा। रुक जाओ, कार्तिक बताएगा। ये प्रश्न को उत्तर देते बस। चाह तो ठंडी कर दी था मेरी। बताए, उत्तर बता। चुप रहो सारा, ना का घर चल जाओ हमारे। बता यार। अच्छा बावड़, ध्यान कौन नहीं बेटा। जित कार यही बता देगो। वो आंगली कर दी है ना पीछे। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मपुत्र आपके तिब्बत चीन से आती है। ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपके महाराष्ट्र से, ये आपके हिमाचल प्रदेश से।
ये कहां से? चीन से आती है, जो अरुणाचल प्रदेश और असम से ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी। तो कई बार प्रश्न भी बनता है कि भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो याद रखना आपके ब्रह्मपुत्र। सर मेरा आर्मी का पेपर क्लियर नहीं हुआ था 22 अप्रैल को। अच्छा, दूसरी सेकंड में था क्या? आगे देखिए, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? और उसी नदी को झारखंड का शोक भी बोलते हैं, झारखंड का शोक। तो झारखंड का शोक भी याद रखना आपके। और बंगाल का मतलब ये कौन सा बंगाल है? पश्चिम बंगाल है। तो दिए गए प्रश्न में आपके कावेरी नदी बेटा तमिलनाडु में पड़ी है। मैं बात करूं झारखंड और बांग्ला, ये खत्म है ये बेटा, यहाँ पर ना जाइए। ये किमी को नहीं है ये कैसा ही गया। तो बेटा इसी औलाद के काम आई तेरा, भगा दिया ने। किस स्थान पे भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं? भैंस भूस कौन बेचे? भैंस की जेरा पाकटम गिर गया वने कुतड़ा में लिख के अतरा पड़े हो प्रशांति हो चक्के ले आए नानो हटे देती हूँ। वो देख 186, मैं बताऊँ 186 बेटा, 186 में थे दिल्ली पुग जाओ। ये तो नीम को थानो है। अरे सब जानो मैं बता रहा है जो कोई हो। किस स्थान पे भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं? तो याद रखना आपके देवप्रयाग के अंदर। और देवप्रयाग कहां पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर। अगले प्रश्न ने देख ले राकेश जी, तो बता दे होता ना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली जगह का नाम बताना है। कितना है? इतने तो 3-4 आज ही। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बंगाल की खाड़ी में, जिसे सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं, लगभग 1,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बटो जी तू देख काफी बंद कर किया बैठे बटो बटो। छोड़ दिया ना, लिख ले। तो लिख